नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, हिस्ट्री का पोर्शन शुरू करते हैं। जैसा कि मैथ का पोर्शन चला हुआ है, उसका जो है पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन चला हुआ है और साथ के साथ चलाते हैं हिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, तो आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो चलिए आज हिस्ट्री की पहली क्लास है, इसमें हम बेस बना लेते हैं। इतिहास क्या होता है। हालांकि जो दो चार बातें मैं करूँगा ये एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक टॉपिक से बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतिहास क्या है। बीती बातों का पता लगाना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। जब बीती हुई बातें हैं उनका पता लगाना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। हमारे इतिहास को, हमारी जो हिस्ट्री है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। हम पहले 3 के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। नंबर 2 है मध्यकालीन इतिहास या मध्य भारत का इतिहास। इसको एंसेंट हिस्ट्री बोलते हैं, इसको मेडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं और इसको आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। और एक है स्वतंत्रता के बाद का जो बाद की बातें हैं, स्वतंत्रता उपरांत, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद का जो हिस्सा है। हम चारों हिस्सों को कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे हम प्राचीन भारत से। लगभग 30 से 35 वीडियो इसकी बनेंगी जो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, और फिर हम मध्य भारत में एंटर करेंगे। उसके बाद हम आधुनिक भारत में, और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद की जो परिस्थितियाँ हैं उनके ऊपर हम बातें करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा बहुत जो है समझ आ गया होगा हिस्ट्री होती क्या है और उसका काम क्या होता है। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे हमारे, जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एसएससी हो या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री। हालांकि आज का जो ट्रेंड देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन हम इन 2 हिस्सों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर का कब दिमाग घूम जाए और कब वो हिस्ट्री के तीनों जो है मॉडर्न हिस्ट्री या को छोड़कर एंसेंट या मेडाइवल हिस्ट्री से पूछ बैठता है। ठीक है ना, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, या इसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह जो सभ्यता है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, और इसके साथ साथ हम सिंधु घाटी सभ्यता को जोड़ दें तो ये सभ्यता इन सभ्यताओं के समकालीन हैं। ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से कि सिंधु घाटी सभ्यता किन सभ्यताओं की समकालीन है, तो ऑप्शन में इनमें से कोई एक, ये 3 दे देगा और एक को अलग डाल देगा। ठीक है, किन के समकालीन नहीं है तो जो 4th ऑप्शन होता है वो हमारा ठीक होगा। ठीक है, तो चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन रही है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में चलिए कुछ पॉइंट हैं उनको बातें कर लेते हैं। इसकी खोज से संबंधित, आखिर इसको कब खोजा गया, इसका नामकरण कैसे पड़ा, इसका जो है किन लोगों ने, किन प्रजातियों ने आकर इसको बसाया। ठीक है, उनके बारे में हम बातें करेंगे और इसका कालक्रम क्या है उनके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज के संबंध में। 1826 में चार्ल्स मैसन नाम का एक अंग्रेज़ था, उसने सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़े अवशेषों के ऊपर काम किया और उसने पता लगाया कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ऐसा कोई नगरीय सभ्यता रही होगी, कोई सभ्यता जो काफ़ी पुरानी सभ्यता है, उसके खोज की और उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें उसका वर्णन किया गया हड़प्पा सभ्यता का, नैरेटिव ऑफ जर्नी। इसकी बुक को याद रखिएगा, किसकी बुक है ये, नैरेटिव ऑफ जर्नी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा। फिर उसके बाद जो है
अब ट्रेन जो है 1853 में जैसे ट्रेन चलना आरंभ हो गई थी हमारी, मुंबई से थाने तक जो है ट्रेन चली थी। वही काम चल रहा था पंजाब में, लाहौर से कराची से लेकर लाहौर तक ट्रेन बिछाने का ऐसे काम चल रहा था। तो वहाँ पर दो बर्टन नाम से दो बंधु थे, विलियम्स और जेम्स और विलियम बंधु। उन्होंने देखा कि यहाँ से लोग जो है ईंटें उठा कर लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने उन ईंटों को, ये पटरियाँ जो होती हैं इनके बीच में जैसे ये पत्थर डाले जाते हैं उनके रूप में इन्होंने इनको लगा दिया, ठीक है। और ये सब हत्या जो है इसके बहुत कम ही हमें प्रमाण मतलब वो मिल पाए हैं। जैसे ईंटें वगैरह है, लोगों ने घर बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग कर लिया, कुछ रेल के लिए यूज़ कर लिया, पटरियों के बीच में जैसे कंकड़ बिछाते हैं इनके रूप में यूज कर लिया उनको, ठीक है। तो बहुत कम इसके अवशेष मिले हमें, लेकिन उन्हीं से हमने पता लगाया है। तो 1826 में किसी ने, चार्ल्स मैसन ने, फिर 1856 में जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन नाम के बर्टन बंधु को याद रखिएगा यहाँ पर, बर्टन बंधु ने कब 1856 में इनके ऊपर काम किया, ठीक है। फिर आगे चलकर अलेक्जेंडर कनिंघम अंग्रेज़ अधिकारी हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम किया। 1853 से लेकर 1856 तक इन्होंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम किया, लेकिन ये ज़्यादा सफल हो नहीं पाए। फिर 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं जिसको, आज वर्तमान में नाम क्या दिया गया है? धरोहर, भारतीय धरोहर के रूप में इसका नाम में चेंज कर दिया गया है, जो बीजेपी सरकार के द्वारा भारतीय धरोहर के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर ने। कब की थी? 1861 में। अब इस विभाग की जो है स्थापना हुई, इसमें 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड बने थे। 1921 में जॉन मार्शल नाम से हेड बने थे। कौन? जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे 1921 में। कब? 1921 में। अब इन्हीं की देखरेख में दो भारतीय थे, उन्होंने इन्हीं की देखरेख में काम किया हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। एक थे राखलदास बनर्जी और एक थे दयाराम साहनी और एक थे राखलदास बनर्जी। इन्होंने दो नगरों का पता लगाया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना। यह मैंने लिख रखा है। जॉन मार्शल हेड थे भारतीय पुरातत्व विभाग के 1921 में। इन्हीं के अंडर किसने काम किया था? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता को खोजा था 1921 में और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा 1922 में। 22-23 भी लिखते हैं, कहीं 1922 भी लिखा होता है, ठीक है। 1922 हम टिक करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा की जो खोज है वो किसने की? दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कब? 1921 में। और मोहनजोदड़ो को कब खोजा गया? 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। और किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हमने निकाल लिए, ठीक है। अब आगे चलकर बात करते हैं इसके नामकरण की, इसके कालक्रम की। अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसके कालक्रम पर अलग अलग विचारधाराएं बनी रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कालक्रम है वो हमारे पास निकल कर आता है जो है डीपी अग्रवाल के द्वारा
कार्बन डेटिंग करवाई गई C14 नाम से, कार्बन डेटिंग करवाई गई। जो अवशेष होते हैं उनकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है, ठीक है। उन्होंने जो उनके अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम तय हुआ वो हुआ 2300 से लेके 1750 BC, 2300 से लेके 1750 BC। यहाँ पर कई बार ऑप्शन में टिक करना पड़ता है, 2500 लेके 1750 ईस्वी भी जो है लिखा मिलता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको 2300 से लेके 1750 मिले तो इसके साथ टिक करेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको हमें टिक करेंगे, ठीक है। सबसे सर्वमान्य काल जो कौन सा है, ये 2300 से लेके 1750, किसके द्वारा, DP अग्रवाल के द्वारा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है, लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। इसके कालक्रम की हमने बात कर ली। अब तीसरा पॉइंट हम करते हैं इसके नामकरण की। आखिर इसका नाम अलग अलग नाम क्यों बोला जाता है? कहीं इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, कहीं इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, कहीं इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता बोला जाता है, कहीं इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। इसका क्या कारण है? देखिए, हड़प्पा क्यों बोला जाता है? सबसे पहले खोजा गया जो नगर था इस सभ्यता का, उसका नाम था हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये है हड़प्पा के बारे में बात, ठीक है। सिंधु सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देखोगे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ठीक है, भारत से होते हुए कहाँ पर, ये पाकिस्तान में यहाँ पर एंटर करती है। इस नदी के आसपास पहले क्या खोजा गया था, जो नगर खोजे गए थे, इस नदी के आसपास खोजे गए नगरों के कारण इसको क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता बोला जाता है, या सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता क्यों बोला जाता है? सिंधु नदी के कारण। हड़प्पा क्यों बोला जाता है? हड़प्पा नगर पहला खोजे जाने के कारण। फिर बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखिए, होता क्या है, आज़ादी के बाद 1947 में जैसे ही हम आज़ाद हो जाते हैं तो हम दो गुटों में बट जाते हैं, दो देशों में बट जाते हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान। पश्चिम में क्या हो जाता है, पाकिस्तान, और पूर्व में क्या हो जाता है, भारत। अब यहाँ पर पाकिस्तान में जो ये खोजे गए स्थल थे, ठीक है, अब वो भारत के अंदर चले गई। अब भारत सरकार ने क्या किया, अब हड़प्पा सभ्यता के हमारे पास क्या अवशेष हैं कि जो ये सभ्यता है हमारी भी एक पुरानी सभ्यता है, तो भारत सरकार ने ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्या कहा कि हमारे यहाँ भी खुदाई करिए और देखिए क्या सिंधु सभ्यता के अवशेष हमारे यहाँ भी मिलते हैं। तो हमारी जो ये सरस्वती जो नदी है, सरस्वती नदी, ऋग्वैदिक काल में हम पढ़ेंगे, वैदिक काल में पढ़ेंगे, सबसे पवित्र नदी के रूप में इसको माना जाता था, सरस्वती नदी को। इसके आसपास और इन दो नदियों के आसपास ये है कौन सी नदी, सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी। सिंधु और सरस्वती नदी के बीच, सिंधु और सरस्वती नदी के बीच या सरस्वती नदी के आसपास ज़्यादा जो है नगर खोजे गए। आज़ादी से पहले हमारे पास कितने थे, 40 बस्तियां ही हड़प्पा सभ्यता की थी, लेकिन आज़ादी के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे काम हुआ तो लगभग 1400 के आसपास बस्तियां जो हमने ढूंढ निकाली, 1400 के आसपास बस्तियां ढूंढ निकाली। तो ज़्यादा बस्तियां इस सरस्वती जो नदी के आसपास होने के कारण इसको नाम दे दिया गया सरस्वती नदी, और मिला के सिंधु और सरस्वती नदी इसका जो है सभ्यता नाम रख दिया गया। फिर बात करते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए, इसमें एक धातु यूज होती थी, कांसा, ठीक है, कांसा यूज होता था, कांसे का बड़ा ही यूज होता था इस सभ्यता में। टिन एक थी, टिन पतली धातु होती है, नरम सी धातु होती है, टिन प्लस तांबा, इसको एक अनुपात में मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था। किसका निर्माण किया जाता था, कांसे का निर्माण, टिन प्लस तांबा करके कैसे कांसा, ठीक है, कांसे का निर्माण किया जाता था। इसका निर्माण ज़्यादा करने के कारण इसको कौन सी सभ्यता बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं, इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है।
प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरी तरह से क्या थी? शहरीकरण पे थी। जैसे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बिल्कुल विपरीत थी। वो बिल्कुल पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। और जो ये उससे पहले है सभ्यता, वो पूरी तरह से क्या थी? शहरीकरण थी। जैसे आज हम शहरों में देखते हैं अच्छी तरह से सड़कें हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़कें हैं, नालियाँ सुव्यवस्थित ढंग से हैं। जो छोटे छोटे अंदर घर होते हैं उनके लिए छोटी नाली, और छोटी नालियाँ आकर कहाँ मिलती हैं? बड़े नालों के अंदर मिलती है। और बड़े नाले आगे चलकर कहाँ? एक जो है सुरक्षित जगह पर, या हम कह लें जहाँ व्यवस्थित ढंग से नालों की व्यवस्था। और जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी यही विशेषता थी, नालियों की व्यवस्था या नगर नियोजन के कारण ये मशहूर थी। ठीक है ना, के लिए फेमस थी। प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है इसको, या प्रथम नगरीय क्रांति नाम भी दिया जाता है किसके कारण? इसके नियोजन के कारण। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसके शहरीकरण होने के कारण। तो नामकरण से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। हड़प्पा क्यों? पहला नगर खोजा जाने के कारण। सिंधु सभ्यता क्यों? सिंधु के आसपास ज़्यादातर शुरुआत में वहाँ पर खोदे गए जो पाए गए स्थल थे। फिर सिंधु सरस्वती क्यों? आज़ादी के बाद सरस्वती नदी के पास हमने खुदाई की और वहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसके स्थल मिले। फिर कांस्य युगीन, कांसे का ज़्यादा प्रयोग करते थे। पूछ लेगा किन दो धातुओं को मिलाकर कांसे का यूज किया जाता था? टिन और तांबा। फिर प्रथम नगरीय क्रांति क्यों? शहरीकरण होने के कारण, पूरी तरह से शहरीकरण था। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, यहाँ तक 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, खोज से रिलेटेड, कालक्रम से रिलेटेड। कालक्रम कितना याद रखेंगे हम? 2350 से लेके 1750 BC, या अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो 2500 से लेकर 1750 BC भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाए तो उसको प्रेफर करेंगे। अगर दोनों एक साथ तो मिलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, आज तक तो देखा नहीं गया है। ठीक है, नामकरण से रिलेटेड हमारा जो है वो हो गया। अब बात करते हैं किन किन प्रजातियों के लोगों ने यहाँ पर आकर बसे और सभ्यता को बसाया पूरी तरह से। माना जाता है 4 तरह की प्रजातियाँ यहाँ पर आई थी। एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड नाम की प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति, या मंगोलायड प्रजाति, या अल्पाइन नाम की। ये 4 प्रजातियाँ पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, कोई भी मिलान दे देगा या कुछ भी कैसे भी करके आपको दे सकता है, वो हम ऑब्जेक्टिव में आपको बता देंगे। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा किसको श्रेय जाता है? भूमध्य सागरीय प्रजाति को श्रेय जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये प्रजाति यहाँ पर आई, बसी, और ये इस हड़प्पा सभ्यता का क्या करवा, एक जो है सभ्यता के रूप में इसको स्थापित किया, या हम कह सकते हैं कि अच्छी नगरीय योजना बनाई इन्होंने। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता को बसाया, हड़प्पा को बसाया। ठीक है, ये यहाँ से हमारे 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये क्लियर हुए। अब इसका हम देखते हैं विस्तार। आखिर ये सभ्यता है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? कश्मीर, जैसे हमारा भारत है। ठीक है, हमारा भारत है, हम ड्रॉ कर लेते हैं पूरे भारत को ताकि हमें समझने में आसानी हो। नीचे कर लेते हैं, ऊपर आपको लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी। वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। इंडिया में ऊपर है क्या? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? उत्तर में, ये हमारा उत्तर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहाँ तक? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। महाराष्ट्र यहाँ पर हम चलो ड्रॉ कर लेते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक जो है ये छोटा बन गया, इसलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें पूर्व में कहाँ तक थी? यूपी में, और पश्चिम में कहाँ थी? बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ठीक है, कहने का मतलब ये, समझने का मतलब है। ठीक है ना। उत्तर से लेके, उत्तर में कश्मीर में कहाँ? मांडा जगह है, मांडा चिनाब नदी के तट पर।
कौन सी नदी? चिनाब, या इसको चेनाब भी बोलते हैं, चिनाब नदी या चेनाब। और दक्षिण में कहाँ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में दैमाबाद, महाराष्ट्र में दैमाबाद। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। और पूर्व में कहाँ? यूपी में, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में कहाँ फैली हुई थी ये? पश्चिम में बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। यहाँ है जो है सुतकागेडोर, कहाँ? सुतकागेडोर जगह है। और कौन सी नदी है? दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। यहाँ से हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हुए। क्या? जो उत्तर में ये कहाँ से कहाँ तक थी? उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी से लेकर कहाँ? बलूचिस्तान सुतकागेडोर तक फैली हुई थी ये, ठीक है ना, सुतकागेडोर तक, ठीक है। और कौन सी नदी? दास्क नदी। उत्तर में कश्मीर में मांडा चिनाब नदी, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी, दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद गोदावरी नदी, और बलूचिस्तान के सुतकागेडोर दास्क नदी के किनारे फैली हुई थी, ठीक है ना। यहाँ तक इसका पूरा का पूरा विस्तार था। अब इसको अगर हम उसके एक त्रिभुज के रूप में हम इसको करें ड्रॉ, तो ये इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार के रूप में ये फैली हुई थी। यदि हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है ना, एक त्रिभुजाकार के रूप में ये फैली हुई थी। तो कई बार पूछ लेता है जो हड़प्पा सभ्यता है उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, जो है ट्रायंगल शेप में है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार रूप में ये विस्तार था इसका, ठीक है। अब इसकी उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर तक फैली हुई थी ये? उत्तर से यदि दक्षिण तक हम बात करें, ये 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी, 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। और पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम यदि ये इसकी बात करें तो 1400 किलोमीटर तक ये फैली हुई थी, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की बात करेगा तो 1600 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की बात करेगा तो 1400 किलोमीटर। यदि हम तटीय बात करें, इसकी तटीय सीमा थी इसकी 1300 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1300 किलोमीटर तक इसका विस्तार था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे ये हुआ हमारा उत्तर में और दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब इसका पूरा का पूरा एरिया था, ये था कब? शुरुआती बात में अगर हम बात कर लें कि आज़ादी से पहले। अब तो इसके जो है बहुत ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, इसकी जो है एरिया भी वाइड हो चुका है, ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पहले इसकी जो 13 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, 13 इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था? क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना एरिया इसका कंप्लीट था। वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में इसका एरिया कितना हो चुका है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक, 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार हो चुका है, ठीक है। नए नए नगर खोजे जा चुके हैं, उसके कारण इसका विस्तार भी क्या हो गया है? बढ़ गया है, ओके। तो ये आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये चारों के चारों पॉइंट हमारे हुए, और अगले जो आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, आगे हम इसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के बारे में बात करेंगे, और स्पेशल बात करेंगे इसके नगर नियोजन के बारे में। फिर हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा से हमें क्या मिला? R13 नाम का कब्रिस्तान मिलता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिलता है, अनागार मिलता है, ठीक है। बहुत सारे मोहरों के बारे में बातें करेंगे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में, अब तक आज इतना ही पढ़ते हैं इस वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
और इसके नगर नियोजन के बारे में बातें करेंगे। नगर नियोजन के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके पतन का कारण भी हम उस वीडियो में जानेंगे। 2 पार्ट में इस वीडियो को हम डिवाइड करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या जाना, खोज से संबंधित, कालक्रम से संबंधित, नामकरण और इसकी सब हत्या के निर्माता और उसका विस्तार हमने जान लिया है।